Hello friends, I hope all are doing extremely well. लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले तो बैंक ऑडिट अपना फिनिश ऑफ कर दिया है, ठीक है। बैंक ऑडिट का चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है और अब हमारा जो चैप्टर रिमेनिंग है दैट इज़ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़, जिसमें हमने ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कवर कर लिया है और उसके अलावा जो है हमने ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल भी देखा था, ठीक है। तो ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ टू अंडरस्टैंड द स्कूल्स ट्रस्ट डीड, द इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट डीड, व्हाट इज़ रिटन इन दैट, ठीक है। व्हाट आर इट्स कॉन्टेंट्स, हाउ द मेमोरेंडम हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है। व्हाट आर द कंडीशंस मेंशन्ड इन दैट। तो उसे समझने के बाद ही आप डीपली स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी के ऑडिट में घुस पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। और रही बात ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल के लिए भी मैंने आपको बताया था कि उसमें भी आपको, अब जैसे कंपनी है तो कंपनी का मेमोरेंडम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर ऑडिट करने जा रहे हैं, अगर आप रेकरिंग ऑडिट के लिए जा रहे हैं ना, तो मेमोरेंडम को हर ईयर में नहीं चेक करना पड़ता है, फर्स्ट ईयर में ही देखना पड़ता है जब आप पहली बार एज एन ऑडिटर जाते हो। लेकिन उसके अलावा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसे सबसे पहले वाउच फॉर करना है, उसे सबसे पहले असेस करना है कि उसकी अकाउंटिंग सही हुई है, उसका रिकन्सिलेशन सही हुआ है कि नहीं, कैश प्रॉपर जो कलेक्ट हो रहा है वो पेशेंट के बिल्स की जो कॉपीज़ हैं, काउंटर फॉइल्स हैं, रिसीट्स हैं, उससे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। उसके बाद आता है अदर इनकम। अदर इनकम हो गया, फिर एक्सपेंसेस का ऑडिट हो गया, ठीक है, और इंटरनल चेक्स हो गए। बजट्स क्योंकि ज़्यादातर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर होता ही होता है, तो आपको ये एनालाइज करना है जो एक्चुअल खर्चा हुआ है, अगर वो बजट से थोड़ा बहुत ऊपर है, नीचे है, तो उसके क्या रीजंस हैं, उसके लिए आपको मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑडिट ऑफ क्लब, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले क्लब को ऑडिट करने के लिए होता क्या है कि हमने, अब जैसे उस टाइम पे भी आपको बताया था, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम आपको देखनी है। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्लब की एंट्रेंस फी। क्लब की एंट्रेंस फी हो गई मेन सोर्स ऑफ इनकम, विद मेंबर्स एप्लीकेशंस काउंटर फॉइल्स, जो सबसे पहले, अब जैसे क्लब का इनकॉर्पोरेशन हुआ, फर्स्ट ईयर में कुछ मेंबर्स बने, फिर साल, एवरी ईयर जितने ईयर्स पास ऑन होते गए मेंबर्स बढ़ते रहे। तो क्या एंट्रेंस फ़ी है मेंबर्स के एप्लीकेशन की, बेसिकली जो उनको रिसीट इशू होती है, फिर उसकी एक कॉपी क्लब के अकाउंट्स में मेंटेन होती है, वो सब चेक करना, उसे सबसे पहले वाउच करना है। उसके अलावा मेंबर्स के सब्सक्रिप्शंस वाउच करने हैं विद काउंटर फॉइल्स ऑफ रिसीट इशूड टू देम, trade receipts for a selected period to the register of members, also reconcile the amount of total subscriptions due, ठीक है। मेंबर्स ने क्या क्या सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं, जैसे अब देखिए होता क्या है, क्लब में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। अब देखिए, अब क्लब है कोई, ठीक है, मान लीजिए XYZ क्लब है कोई, तो इस XYZ क्लब में स्विमिंग पूल भी है, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर कोच है जो स्विमिंग सिखाते हैं, जिम है, ठीक है, इसके अलावा बैंक्वेट है, अगर आपको पार्टीज, अब देखिए मेंबर्स को क्या बेनिफिट मिलेंगे, मेंबर्स को क्या बेनिफिट मिलेंगे, स्विमिंग पूल में एक्सेस मिलेगा, जिम में एक्सेस मिलेगा, बैंक्वेट में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करानी है तो मेंबर्स के लिए पैकेजेस अलग होंगे, गेस्ट्स के लिए पैकेजेस अलग होंगे, मेंबर्स के लिए थोड़ा रीजनेबल होगा क्योंकि वो ऑलरेडी मेंबर हैं क्लब के। और अगर मेंबर को कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करानी है तो उसका भी अरेंजमेंट हो जाएगा, केटरिंग करवानी है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो खैर इंक्लूडेड होती हैं इसमें। और रही बात, जैसे कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी आउटडोर गेम्स होते हैं, क्रिकेट मैच हो गया, ठीक है, बैडमिंटन हो गया, तो ऑल दीज थिंग्स
जितने भी आउटडोर गेम्स होते हैं, अगर वो बेसिकली अपने उनकी सर्विसेज एक्सेस करनी है, अवेल करनी है, तो उसके लिए मेंबर्स सब्सक्राइब फॉर करते हैं। जैसे आप किसी भी नेटवर्क का, कोई भी कंपनी हो, चाहे एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो, उसका आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पे आपको एडेड बेनिफिट्स भी तो मिलते हैं ना। जैसे अगर आप किसी भी कंपनी से जुड़ते हैं, आप जियो से जुड़े, तो उसमें आपको कितने पूरे एक मंथ का जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको डेली बेसिस में कितना मोबाइल डेटा मिलता है, कितने एसएमएस फ्री मिलते हैं, वो सारी चीज़ें एड ऑन बेनिफिट्स में आ जाती हैं। तो यही चीज़ क्लब में भी होती है, ठीक है। और अलग से कोई सर्विसेज लेनी है, जैसे रेस्टोरेंट है क्लब में, क्योंकि क्लब में रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, पार्क्स हैं, है ना, बच्चों को पार्क में लेके आना है खिलाने के लिए, तो पार्क्स भी होते हैं। अब जैसे रेस्टोरेंट की सर्विसेज हैं तो मेंबर्स को कुछ कभी कभी स्कीम्स ऐसी निकलती हैं कि मेंबर्स को फ्री भी लंच दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है, क्योंकि वो मेंबर हैं और इतने बहुत टाइम से वो उस क्लब में मेंबर हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन से वो क्लब में मेंबर हैं। और अगर वो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं कोई, अब वो कह रहे हैं कि हमें क्लब के जर्नल्स चाहिए, क्लब बेसिकली मैगजीन्स भी अपनी इशू करते हैं, बहुत बड़ा क्लब है, तो मैगजीन्स जो इशू हो रही हैं उसका सब्सक्रिप्शन मेंबर्स लेते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी चेक करनी होती हैं। और अगर उसमें कोई अरियर्स हैं, कोई आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर के, उन्हें नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया गया है कि नहीं, करेंट ईयर के अरियर्स कितने हैं, ठीक है, अंडर ऑडिट एंड सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस। कभी कभी मेंबर्स जो है ना इन एडवांस में भी पेमेंट कर देते हैं कि देखिए हमारा अभी बहुत बड़ा फंक्शन होना है, जैसे किसी मेंबर का फैमिली फंक्शन होना है, तो वो उन्हें अपने क्लब के ही बैंक्वेट में ऑर्गेनाइज करवाना है, तो उन्होंने उन पर्टिकुलर मेंबर ने 5 लाख रुपीज़ एडवांस पेमेंट क्लब के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, और जो क्लब के मेन जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे बोल दिया कि हमें ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है, तो हमने इसलिए ये एडवांस में पेमेंट किया है, तो हमारे लिए बैंक्वेट रिजर्व रखिएगा। तो ऑल दीज थिंग्स दे कम अंडर क्लब के ऑडिट में, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कोई आउटस्टैंडिंग है, कोई एडवांस में डिपॉजिट किया है, फिर वेरियस कॉलम्स का टोटल्स चेक करो, जो भी मेंबर्स के जो रजिस्टर्स हैं और उनको टैली करो, ठीक है। उसके अलावा मेंबर्स के रजिस्टर्स में ये भी देखना होता है कि कोई ड्यूज़ हैं उनकी तरफ से, जैसे कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं, मेंबरशिप फ़ी जो है एनुअल होता क्या है, एक होती है लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी और एक होती है जो एनुअली पे की जाती है। तो जो मेंबर्स एनुअली ही अपनी मेंबरशिप फ़ी पे करते हैं, तो उनसे कितना रिसीव हुआ, क्या उनसे कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, कोई अमाउंट पिछले साल का, इस साल का, इंटरनल चेक्स देखने होंगे, फूड स्टफ और ड्रिंक्स जो भी तरह की दी जाती हैं मेंबर्स को, किस प्राइस पे चार्ज होती हैं, मार्केट में क्या प्राइस चलता है बाकी क्लब्स में, इसका भी आइडिया होना चाहिए। आप क्लब को ऑडिट करने जा रहे हो तो इसका आइडिया आपको रखना पड़ेगा कि फूड स्टफ्स, ड्रिंक्स जो भी ऑफ़र की जा रही हैं, गेस्ट्स का क्या रेट है, गेस्ट को ऑफ़र करने का मेंबर्स का क्या रेट है, और स्पेशल सर्विसेज जो दी जाती हैं, जैसे अब क्लब्स में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना कि पार्क्स भी होते हैं, तो इंडोर गेम्स की भी होती हैं, चेस हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, टेनिस हो गया, तो इस तरह के गेम्स खेलने की जो बेसिकली अलाउंस, एक एक्सेस दिया जाता है क्लब्स में, तो उन स्पेशल सर्विसेज की क्या फ़ी है, ठीक। अब ये देखना है कि बाकी रजिस्टर्स में डेबिट्स हो रहे हैं अगर सप्लाईज को लेके, मेंबर्स की सर्विसेज को लेके, तो वो सारे डेबिट्स चेक करने हैं, मेंबर्स को जो सप्लाई हो रही हैं सर्विसेज, ठीक है, उसे कंफर्म करना है कि हर एक मेंबर का अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है और उससे अमाउंट रिकवर हुआ है। अब मेंबर ने कोई सर्विस ली ड्रिंक्स की, ठीक है, या स्नैक्स की, अपने नियर एंड डियर वंस को पार्टी थ्रो करी उसी क्लब में, और ये सर्विस उसने क्लब से ही अवेल की, तो उसके अगेंस्ट में उसका कितना पेमेंट बनता है,
और उसने कितना पेमेंट किया। ऐसा तो नहीं कि उसने अनरीजनेबली पेमेंट किया हो, ये सोचते हुए कि हम तो बहुत टाइम से यहाँ मेंबर हैं तो हमसे ज़्यादा कोई ले नहीं पाएगा, क्लब में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। जो स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स हैं मेंबर्स के लिए, उस हिसाब से क्या उसे चार्ज हुआ है और रिकवर हुआ है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स आइटम हैं, फर्नीचर्स हैं, क्रॉकरी हैं, ये कैसे परचेज हुई, उनकी एंट्रीज पर्टिकुलर ईयर में, फूड स्टफ्स हो गए, सिगार्स हो गए एंड वाइन्स हो गई, इन सब के स्टॉक्स भी आपको चेक करने पड़ेंगे। उनके सेल प्राइस क्या है, मतलब मार्केट में जैसे अगर वो सेल हो रही हैं किसी वाइन शॉप में तो क्या रेट है, और नॉर्मल किस रेट पे ऑफर हो रही हैं क्लब में, ताकि एक जीपी रेट निकल के आ जाए। ठीक है। तो ये सारी इन्वेंट्री चेकिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लब में तो इन्वेंट्री यही आएगी ना, क्रॉकरी हो गई उस उनकी, स्पोर्ट्स के आइटम हो गए और जितने भी फूड स्टफ्स हो गए। फिर अगर अनसोल्ड है, अब क्योंकि होता क्या है, फूड स्टफ में अब कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हुई तो बहुत सा आइटम तो पेरिशेबल होता है, एक ही दिन में खराब भी हो जाता है। अगर वो और एक तरह से रह जाता है, वेस्ट हो जाता है, अनसोल्ड है, तो उसकी इन्वेंट्री देखनी होगी, फिजिकली वेरीफाई करना होगा, वैल्यूएशन चेक करना होगा। किस हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं, फर्नीचर की इन्वेंट्री हो गई, स्पोर्ट्स मटेरियल की हो गई एंड अदर असेट्स फिजिकली विद रिस्पेक्टिव इन्वेंट्री रजिस्टर्स। देखिए होता क्या है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, आप ऑडिट कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे रियलाइज होने लगेगा जब आप फर्स्ट स्टेप लेंगे, बिगनिंग करेंगे, मेंबरशिप फी से शुरुआत करेंगे, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आगे हमें और क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, इन्वेंट्री में क्या देखना है। मैनेजमेंट से बात करते करते आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है। फिर ये जब मेन चेकिंग हो जाएगी ना, क्लब की रिसीट्स की, क्लब की इन्वेंट्री की, क्लब के खर्चों की, फिर मेंबर्स को कैसे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उसके बाद आप अदर इनकम में जाएंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स पे जाएंगे। किस तरह से क्लब की अगर इन्वेस्टमेंट है दूसरी कंपनीज में, बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, शेयर स्क्रिप्ट्स हैं, तो उनका कैसे डिस्क्लोजर किया है अकाउंट्स में, क्या क्या वैल्यूएशन है। ठीक। और उसके अलावा आपको क्या देखना है, ये देखना है कि पावर्स क्या हैं सेक्रेटरी की, और क्या वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते भी हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो पावर्स उन्हें ग्रांट हुई हैं उसका वो मिसयूज कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो कोई नहीं बताता, ये कैसे पता चलेगा। ऑडिट करते टाइम ही जब आप इंटरैक्ट करोगे, कोई ऐसे रिसीट्स, आपने कोई ऐसे काउंटर फॉइल्स देखे, वाउचर्स देखे, उसमें सेक्रेटरी के साइन होने थे, मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन करके दे दिया, मैनेजर ने साइन करके मान लीजिए दे दिया, सेक्रेटरी के साइन हुए नहीं, सेक्रेटरी से जब पूछा गया तो उसकी नॉलेज में नहीं था, तो मैनेजर ने मान लीजिए अपनी पावर का मिसयूज किया। तो ये सब चीज़ें ना आपको ऑडिट करते टाइम रियलाइज होने लगेंगी कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, तो उसकी क्वेश्चनिंग आप सिर्फ मैनेजर से ही नहीं बल्कि सेक्रेटरी से भी कर सकते हैं। तो ये था ऑडिट ऑफ क्लब। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑडिट ऑफ सिनेमा। अब देखिए सिनेमा तो सब हर कोई जाता ही है, विजिट करता है, बट कोविड की वजह से इस टाइम पे अभी ये सर्विस अवेल कोई नहीं कर सकता है, बट उसके अलावा रेगुलरली एवरीवन यूज्ड टू गो टू वॉच अ मूवी। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून एटलीस्ट पीपल यूज्ड टू गो, in case if the movie was of SRK or Salman Khan or Amir Khan or maybe any actors like other than these, क्योंकि इनकी तो वॉच करने जाते ही थे। अब सिनेमा को ऑडिट करने के लिए आप सबसे पहले ये माइंड में थॉट लाइए कि अगर हम सिनेमा को ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें सबसे पहले आएंगी। सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है सिनेमा की, टिकट। जो टिकट आप खरीदते हैं, एंट्री मिलने पे जो चेकिंग होती है वो किसकी चेकिंग होती है, टिकट की चेक होती है, हॉल टिकट या मूवी टिकट जो भी आप बोलें। अब इसमें ना इंटरनल कंट्रोल चेक करना है। कोई भी सिनेमा है, पीवीआर सिनेमाज है फॉर एग्जांपल,
किसी भी पर्टिकुलर सिटी का, मान लीजिए लखनऊ का, दिल्ली का मान के चलते हैं पीवीआर। तो वहाँ पे जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि एंट्रेंस जो हो रहा है सिनेमा में वो प्रिंटेड टिकट्स के ही थ्रू हो और वो सीरियली नंबर्ड हो। प्रिंटेड टिकट्स देखो आजकल क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड ही होती हैं, कोई ऐसे मैनुअली लिख के नहीं देता है। तो प्रिंटेड टिकट्स हो प्लस वो सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई सीक्वेंस ही ना हो उसमें। ठीक है, एंट्रेंस टिकट्स के थ्रू हो प्रिंटेड, और जो भी नंबर ऑफ टिकट्स इशू हो रही हैं हर शो के लिए, हर क्लास के लिए, दे शुड बी डिफरेंट थ्रू द नंबर्स ऑफ द सेम क्लास फॉर द शो ऑन द सेम डे ईच वीक रन सीरियली। थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन आपको मंडे टू, अब जैसे वीकेंड में बहुत रश मिलता है सिनेमाज में, ठीक है, तो मंडे टू थर्सडे फिर भी एक बार को इतना ज़्यादा रश नहीं मिलेगा, मतलब टिकट्स आप जब एनालाइज करोगे कि इतनी बिकी, इतनी सेल हुई, तो फ्राइडे सैटरडे संडे के कंपैरिजन में मंडे टू थर्सडे वुड बी अ लिटिल लीन। ठीक है, वो थोड़ा सा बुलिश होगा, बेरिश स्टॉक मार्केट की भाषा मैंने बोल दी। फ्राइडे टू संडे में आपको हाइक ज़्यादा नज़र आएगा टिकट्स के सेल का। तो आप मंडे टू संडे जो भी ऑडिट करोगे, क्योंकि वीकली ही ऑडिट जो होगा वो वीक के अकॉर्डिंग होगा, मतलब वीकली टेस्टिंग होगी। तो जैसे मंडे संडे एक लॉट उठा लिया, पहला लॉट उठाया मंडे संडे का, फिर दूसरा लॉट उठाया मंडे संडे का, एक महीने का मैं बता रही हूँ, ऐसे 4 लॉट्स हो जाएंगे एक महीने के ईच। तो एक महीने का लॉट उठाया, वो भी पहला लॉट उठाया। अब उसमें आपको ये देखना है कि मंडे को जो टिकट्स इशू हुई हैं सुबह के शो की, और क्योंकि आजकल तो क्लासेस भी होने लगी हैं, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, एग्जीक्यूटिव, एबनी, पता नहीं कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, सब में अलग अलग होती हैं। तो हर शो की सुबह 9:30 से, मान लीजिए सिनेमा खुल जाता है, फर्स्ट शो स्टार्ट हो जाता है, तो 9:30 से शो की क्या है, कितनी टिकट्स इशू हुई 9:30 वाले शो की, फिर एक 12:30 वाला शो भी होता है। ये मैं एक मूवी की बात कर रही हूँ, और अभी सिनेमा में कितनी मूवीज़ लगी हैं, फॉर एग्जाम्पल फोर मूवीज़ अभी इस समय अगर रनिंग है, तो अभी एक मूवी 12 बजे का, इसके अलावा 3:30 बजे का एक शो हो गया, 6:30 का एक शो हो गया, एंड लास्ट शो अगेन 9:30 बजे का। तो हर एक शो का, अब इसमें भी 3 बाइफर्केशंस होंगे, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये हो गया आपके क्लास जो सीट्स होती हैं, ठीक है, उसका बेसिकली ऑर्डर वो डिफरेंट हो। अब ये एक मूवी का हो गया, थोड़ा सा ऑडिट इसका कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हर एक मूवी का आपको चेक करना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक का पहले आपने देख लिया बाकियों का आप नहीं देखोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, अब इसके अलावा क्या है, अब जैसे हर एक मूवी का आपने ऐसे चेक किया, हर एक मूवी का। अब इसके अलावा आपको क्या देखना है कि अब मान लीजिए किसी ने एडवांस बुकिंग कराई है, अब कई लोग एडवांस बुकिंग बुक माई शो से कराते हैं, ठीक है, तो या फिर जो सिनेमा की साइट है उससे, उसके लिए सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट हो, एक क्यूआर कोड टाइप्स होता है, वो स्कैन होना ज़रूरी होता है। अब इन्वेंट्री जो हो टिकट्स का, वो किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की कस्टडी में होना चाहिए। ये तो नहीं ना कि टिकट्स की क्योंकि टिकट्स की भी ब्लैक मार्केटिंग होती है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए ये आपको चेक करना पड़ेगा कि किस ऑफिसर के कस्टडी में टिकट्स हैं, सारी पूरी इन्वेंट्री जो है। और जब भी शो एंड हो, एक प्रॉपर स्टेटमेंट प्रिपेयर होना चाहिए टिकट्स का, हर दिन का। अब ये चीज़ वीकली नहीं होगी, हर दिन का जैसे प्रिपेयर हो, और कितना कैश कलेक्ट हुआ है उससे मैच हो। ये काम होता है मैनेजमेंट का। ऑडिटर का काम क्या है, चेक करना। मंडे को जो शो था, अब मान लीजिए 4 शो थे, 1 2 3 4, अब इन चारों का एक स्टेटमेंट प्रिपेयर हो,
ठीक है, इस हिसाब से देखिए 4 शो थे और मूवीज़ भी 4 थी, 4 मूवीज़ थी, तो इनका प्रॉपर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जिसमें जिसने एडवांस बुकिंग कराई है या सिनेमा विजिट करके बुकिंग कराई है तो सबकी डिटेल्स हो, और वो कैश जितना कलेक्ट हुआ है कैश रजिस्टर से रिकंसाइल होना चाहिए। फिर अगर फ्री पासेस देने हैं, देखिए होता क्या है, कभी कभी कुछ कुछ कंपनीज का कोलैबोरेशन होता है सिनेमा हॉल वालों से, पीवीआर सिनेमा से मान लीजिए है, और उन्होंने एक स्कीम निकाली कि हमारे यहाँ से अगर आप वर्थ 1000 रुपीज़ एंड अबव की शॉपिंग करते हैं तो आपको 2 टिकट्स इस पर्टिकुलर मूवी की फ्री मिलेंगी। तो वो फ्री पासेस में आ जाता है, उसका रिकॉर्ड अलग से मेंटेन हो और वो भी प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर इशू हो, ऐसे नहीं कि सबको बट रहे हो। फिर इसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है, अब क्योंकि ये तो देखिए जाएगा गवर्नमेंट को, है ना, तो गवर्नमेंट का इसमें होल सोल इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, तो इसे रिकंसाइल करना होगा। हर एक क्लास का जो भी एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसे वेरीफाई करो एंटरटेनमेंट रिटर्न से जो कि फाइल हो रहे हैं हर महीने। और इसके अलावा कैश बुक को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें एम्बेजलमेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं। जितनी टिकट्स बिकी हर डिफरेंट डिफरेंट शो की और डेली स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर हुए उस हिसाब से रिकंसाइल करना होगा, प्लस जो चार्जेस हुए, एडवर्टीजमेंट्स लगाए गए, होर्डिंग्स लगाए गए, एक मूवी रिलीज हुई उसके एडवर्टीजमेंट्स लगाए गए और उसके जो चार्जेस लगे। अब होता क्या है, जब जब आप सिनेमा में एंटर करते हो, हॉल में एंटर करने से पहले जो उसका प्रीमाइसेस होता है वहाँ पे कई सारे कैनवस भी लगे रहते हैं जिसमें मूवीज़ के पोस्टर्स होते हैं, या फिर आप जब मॉल में एंटर करते हो पर्टिकुलर सिनेमा में एंट्री होने से पहले आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स नज़र आते हैं, मूवीज़ के पोस्टर्स लगे रहते हैं उसमें, तो उन सब के खर्चे होते हैं सिनेमा वालों के एडवर्टीजमेंट के। फिर जो भी एड्स या शॉर्ट्स एग्जिबिट हो रहे हैं सिनेमा में उन सब के भी खर्चे होते हैं, एडवर्टाइजर्स से प्रॉपर एक अग्रीमेंट होता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। खर्चा जो भी इनकर हो रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, जो चेयर्स हैं सिनेमा हॉल में, सोफाज हैं, उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस होना है या एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। फिर डेप्रीसिएशन हो गया मशीनरी पे, फर्नीचर पे। मशीनरी कौन सी, जिस मशीनरी बेसिकली एक जो बड़ा सा जो प्रोजेक्टर लगा रहता है जिसके थ्रू आप फिल्म देख पाते हो, वो मशीनरी का ही पार्ट बनता है, उस पर एप्रोप्रिएट सही डेप्रीसिएशन चार्ज होना चाहिए। फिर जो भी फिल्म राइट्स ये लोग खरीदते हैं प्रॉपर, इनको फिल्म राइट्स भी तो लेनी पड़ती है ना प्रॉपर, जब कोई फिल्म रिलीज होती है अपने सिनेमा हॉल में ब्रॉडकास्ट करने के लिए इन्हें राइट्स खरीदने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स से परचेज करना पड़ता है, तो उसके प्रॉपर बिल्स आपको देखने होंगे। फिर क्या अग्रीमेंट हुआ है उनके साथ, बहुत बड़ा ऑडिट होता है, आपको दिखने में भले ही थोड़ा पेटी लग रहा हो बट बहुत बड़ा होता है ऑडिट। सिनेमा हॉल इज़ नॉट एन ईजी थिंग। फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर एडवांस पे किया है या कोई अनएडजस्टेड बैलेंस है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट, क्या वो सही है, क्या वो रिकवरेबल हैं। कोई फिल्म है जिसके रिस्पेक्ट में एडवांस दे दिया था, ठीक है, लेकिन वो फिल्म ही नहीं ब्रॉडकास्ट हो पाई, किसी दूसरे रीज़न की वजह से वो सिनेमा में नहीं लग पाई, तो क्या वो रिफंडेबल होगा, तो या फिर उसका प्रोविजनिंग करके चलनी पड़ेगी। तो ये चीज़ तो जो है आपको अग्रीमेंट से पता चल जाएगी, क्योंकि इन लोग के प्रॉपर सिनेमा हॉल्स में जो भी मैनेजमेंट होता है उनका प्रॉपर एक अग्रीमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, फिल्म राइट्स जिससे खरीदते हैं एडवर्टाइजर्स के साथ भी होता है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ है तो क्या किस तरह का अग्रीमेंट है, मतलब एडवांस पेमेंट होना है, कैसे होना है, फिर उसमें अगर कोई रिफंड होना है तो क्या होना है, प्रोविजनिंग करनी है, मान लीजिए अगर अमाउंट नहीं वापस हो पाया तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर अब इसके अलावा कई सिनेमा हॉल्स में रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, जैसे अब आजकल डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट भी खुलने लगा है, तो उनकी इनकम भी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या उनको फिक्स्ड सम या एक फिक्स्ड परसेंटेज सिनेमा हॉल वालों को देना पड़ता है कि नहीं, कितना देना पड़ता है,
या फिर अगर सिनेमा का खुद का ही रेस्टोरेंट है तो उसके अकाउंट्स चेक करिए। कभी कभी आउटसाइडर्स अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं, उन्हें अपना पेमेंट बेसिकली करना पड़ता है सिनेमा हॉल वालों को, लेकिन कभी कभी सिनेमा हॉल का खुद का रेस्टोरेंट भी होता है तो उसके अकाउंट्स भी अलग से चेक होंगे। तो आज मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में तो बता दिया, क्लब का ऑडिट हो गया एंड एक हो गया आपका सिनेमा हॉल का ऑडिट। ठीक है, अब देखिए हायर परचेज एंड लीजिंग का जो टॉपिक है ये मुझे थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाना होगा, क्योंकि वैसे भी ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। ठीक है, तो दिस विल बी टेकिंग टाइम, सो आई विल बी टेकिंग दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। इसके लिए स्पेसिफिक एक क्लास डेडिकेटेड है, लेकिन उससे पहले माई मोटिव इज टू कंप्लीट द अदर टॉपिक्स एंड देन गो विद लीजिंग। लीजिंग और हायर परचेज में मैं सबसे लास्ट में टेकअप करूँगी, और जितने भी ये छोटे मोटे टॉपिक्स हो गए, क्लब, सिनेमा ऑडिट, होटल का ऑडिट, ये सब चीज़ें पहले कंप्लीट हो जाएं। और अभी तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा। और लास्ट टॉपिक जो बचेगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ही बचेगा। अब देखिए, होटल का ऑडिट अगर करना है तो उसमें सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि इतने बड़े बड़े होटल्स होते हैं, रैडिसन ब्लू हो गया, ठीक है, JW मैरियट हो गया, द ताज हो गया, ठीक है, ऑल दीज कम इन टू योर माइंड। अब होटल के ऑडिट में, क्योंकि होटल इंडस्ट्री इज सच वाइड, इज सो वाइड दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इंट्रिकेट डिटेल्स बिफोर स्टेपिंग इनटू ऑडिट। अब देखिए, होटल में अगर सेल्स की बात करें तो दोनों तरह की सेल्स होती हैं, कैश भी होती है, क्रेडिट भी होती है। ऑडिटर को रिकंसाइल करना होता है टोटल सेल्स विद टोटल ऑफ द बिल्स इशूड बाय द सेल्स पॉइंट। ठीक, और एक इसमें न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है जिसे चेक करना होता है। सारी सेल्स जो हैं कैश, जितनी भी क्रेडिट नहीं, कैश वाली तो कैश बुक से चेक होंगी। कैश का मतलब ये नहीं कि कैश से ही हो, बैंक भी इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, क्रेडिट वाली भी आपको अलग से देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो होटल ऑडिट में आता है दैट इज इंटरनल कंट्रोल। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पिल्फरिंग की। अब देखिए, पिल्फरिंग में होता क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करना ताकि लीकेज कम हो सके, है ना, और उससे उनको बेसिकली कंट्रोल किस तरह से, रेगुलर प्रिपरेशंस करना, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सेल्स अकाउंट के, और प्रॉफिट परसेंटेजेस वगैरह रखना, प्रॉपर प्रॉफिट परसेंटेजेस निकालना, उससे अगर कोई डेविएशन हो रहा है बजटेड से तो उसे चेक करना। तो ऑडिटर जो है ना, सबसे पहले क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल चेक करते टाइम ट्रेडिंग अकाउंट को रिव्यू करेगा, एक्सप्लेनेशंस लेगा। अगर होटल का इंटरनल कंट्रोल वीक है तो सीरियस प्रॉब्लम ऑडिटर के लिए हो जाएगी, क्योंकि उसे हर एक अकाउंट को चेक करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जैसे पिल्फरिंग की बात करी है, तो पिल्फरिंग का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली? पिल्फरिंग मतलब होता है चोरी, ठीक है, स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम द ऑफिस। और मैनेजमेंट जो है छोटी छोटी चीज़ों की, जब पेटी चीज़ों की पिल्फरिंग शुरू करता है ना, बड़े एक्सटेंट तक फिर इन्वेंट्री मैच कराना बहुत प्रॉब्लम करता है क्रिएट। होटल्स में जितना भी लिनन होता है, अब होटल के रूम्स की अगर हम बात करें तो लिनन जो हो गया, बेडिंग हो गई प्रॉपर, फिर जो भी क्लाइंट, जो कस्टमर स्टे करता है होटल के रूम में, उसको जितनी सर्विसेज दी जाती हैं प्रॉपर बेडिंग के अलावा, जैसे जो उसका बाथरूम होता है, उसमें जितने भी आजकल के बड़े से बड़े होटल तो क्या,
जो 4 स्टार 3 स्टार होटल्स भी होते हैं वहाँ भी आपको ये सर्विसेज मिलेंगी। आपको प्रॉपर ड्रायर देंगे, एक इलेक्ट्रिक केटल देंगे, प्रॉपर ये इसके अलावा बाथरूम में सारे आपको एसेंशियल्स देंगे, फेस वॉश, बॉडी वॉश, मॉइस्चराइजर, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। But still pilfering is happening in even in branded hotels, like hotels which carry a big tag in their name. तो उसमें भी पिल्फरिंग हो रही है, छोटे से छोटे लेवल को लेके बड़े से बड़े स्केल तक। ठीक है, बुफे लगता है उसमें भी हो सकती है, नहीं पता चलता है, भले ही कैमरास लगे हों बट वो ओवरलुक हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल में दिक्कत, उतना ज़्यादा ऑडिटर के लिए परेशानी, क्योंकि उसे फिर हर एक स्केल पे ऑडिट करना पड़ेगा। उसे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी देखनी पड़ेगी, उसे अकाउंट्स भी इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे, उसे लोगों से इंटरैक्ट भी करना पड़ेगा, वहाँ के एम्प्लॉय से। और जितना बड़ा होटल उतने ही ज़्यादा स्टाफ, उतना ही बड़ा मैनेजमेंट, उतना ही बड़ा टॉप मैनेजमेंट। तो ऑडिटर के लिए इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इंटरोगेट विथ सो मैनी पीपल। ठीक, और इसमें जो है ऑडिट टेस्ट के स्कोप बढ़ जाएंगे। बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज अगर निकलने लगी, अगर वो अनएक्सप्लेन्ड है तो। अब इसी पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में और कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ऑडिट ऑफ होटल्स and audit of cooperative society. These two topics we'll be taking up in the next class. फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो do not forget to like the video, share the video. Thank you.